हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम जो लेसन पढ़ रहे थे गोइंग प्लेसेस रिटन बाय A.R. बार्टन, उसका हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे पहले। अभी आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट जो है वो हम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था वो बता देता हूँ। जेंसी और सोफ़ी के बीच में बातचीत चल रही थी। सोफ़ी ने बताया था अपनी सहेली जेंसी को कि अगर मेरे पापा को पता चल गई ये बात कि मैं डैनी केसी से मिली थी तो वो मेरा मर्डर कर देंगे, यानी मुझे मार देंगे। वो नहीं चाहती थी कि ये बात जेंसी को पता चले, लेकिन किसी तरीके से उसको बात ये पता चल गई थी। सोफ़ी के भाई जियोफ ने बता दिया था जेंसी के भाई फ्रैंक को, और इस तरीके से वो बात है वो जेंसी को पता चल गई थी। तो जेंसी ने कहा मेरी भी इच्छा है, मैं भी सोचती हूँ काश मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पे होती और मैं भी डैनी केसी से, जो कि एक आयरलैंड का बहुत ही फेमस खिलाड़ी था फुटबॉल का, उससे मिल पाती। तो उन दोनों के बीच में ये बात चल रही होती है और सोफ़ी उससे कहती है कि प्लीज़ जेंसी किसी को बताना मत, और मेरे घर पे ये बात चली गई, सारे आस पड़ोस के लोग आएंगे पूछने के लिए कि तुम्हारी लड़की सोफ़ी और ये डैनी केसी जो खिलाड़ी है फुटबॉल का, इन दोनों का क्या माजरा है। तो पिताजी है वो नाराज़ हो जाएंगे और मुझे डांट पड़ेगी, और मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है जब डांट पड़ती है। तो ये सब कुछ बातें उनके बीच में चल रही थी। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। और एक बात और, जो उनकी मीटिंग थी डेट सोफ़ी और डैनी केसी की, तो डैनी केसी ने सोफ़ी को मिलने के लिए बुलाया था सोफ़ी के अनुसार। तो ये बात जेंसी को नहीं पता थी और सोफ़ी इसी बात से खुश थी कि कम से कम हमारी जो डेट है, जो मिलने का टाइम है, जगह है, उसके बारे में तो जेंसी को नहीं पता है। हालांकि ये सब कुछ काल्पनिक था, उसकी केवल कल्पना थी, ये कुछ सोच थी। वो ना तो डैनी केसी से मिली थी और ना ही उसने डैनी केसी ने उसको मीटिंग के लिए बुलाया था। किशोरावस्था के अंदर इस प्रकार के सपने देखना आम सी बात है। तो सोफ़ी की भी यही हालत थी, वो केवल काल्पनिक उसका विचार था दिमाग का। तो हम आगे पढ़ते हैं किस तरीके से ये मिलने के लिए जाती है अपनी कल्पना के ऊपर विश्वास करके। चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर डॉर्क, अंधेरा होने के बाद, सी वॉक्ड बाय द कैनाल। कैनाल कहते हैं नहर को। वो नहर के किनारे किनारे चली अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ। शेल्टर्ड पाथ कहते हैं ढके हुए मार्ग को, छायादार मार्ग को। तो छायादार मार्ग था नहर के किनारे। उस छायादार मार्ग से वो जा रही थी लाइटेड, और उस छायादार मार्ग के अंदर रोशनी किस चीज़ की थी वो आगे बताया है। ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैंप्स। ग्लेयर कहते हैं चमक को, लैंप्स यानी लैंप्स जो थे उनकी चमक उस छायादार मार्ग में आ रही थी। और ये लैंप कहाँ जल रहे थे? फ्रॉम द हाफ कहते हैं घाट को, अक्रॉस द वाटर, पानी के उस तरफ, यानी पानी के दूसरी तरफ, नहर के दूसरी तरफ एक घाट था और उस घाट के ऊपर लैंप जल रहे थे। उन लैंप की रोशनी है वो नहर के इस तरफ, जहाँ जिस तरफ से सोफ़ी जा रही थी वहाँ पर आ रही थी, और वो छायादार मार्ग में चले जा रही थी। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी। अनसीजिंग कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी लगातार। ड्रोन कहते हैं भिन्न भिन्नाट को, और लगातार भिन्न भिन्नाट की आवाज़ आ रही थी ऑफ द सिटी, शहर की, यानी शहर से ये काफ़ी दूर निकल गई थी। वॉज मफल्ड, और ये आवाज़ कैसी थी? मफल्ड मतलब दबी हुई, एंड डिस्टेंट, और दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, यानी ये शहर से काफ़ी आगे आ गई थी, दूर आ गई थी। इसलिए जो शहर की जो आवाज़ थी वो अनसीजिंग ड्रोन की तरह आ रही थी, एक भिन्न भिन्नाट, लगातार भिन्न भिन्नाट की सी आवाज़ आ रही थी, और दबी हुई सी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी दूर से आ रही थी। इट वॉज ए प्लेस, ये एक ऐसा स्थान था, सी हैड ऑफन प्लेड इन, जहाँ पर वो प्रायः खेला करती थी, व्हेन सी वॉज ए चाइल्ड, जब वो एक बच्ची थी। देर वॉज ए वुडन बेंच। अब ये उस स्थान के बारे में बात कर रही है जहाँ पे ये उससे मिलने के लिए जा रही है, जहाँ पर इनकी डेट फिक्स हुई है इसकी कल्पना के अंदर। तो ये स्थान वो था जहाँ पर ये बचपन में खेला करती थी। देर वॉज ए वुडन बेंच। अब इस स्थान के ऊपर एक वुडन बेंच था, एक लकड़ी का बेंच था। बीनीथ ए सोलिटरी एल्म, बीनीथ का अर्थ होता है नीचे, सोलिटरी कहते हैं एक का अकेला, एक अकेला जो होता है उसको बोलते हैं। तो उस स्थान के ऊपर एक लकड़ी का बेंच पड़ा हुआ था, और वहाँ पर एक सोलिटरी एल्म था, यानी एल्म एक प्रकार का पेड़ होता है, एक अकेला एल्म का पेड़ था, उसके नीचे एक वुडन का बेंच पड़ा हुआ था। वेयर लवर्स समटाइम्स केम, जहाँ पर प्यार करने वाले कभी कभी आते थे, यानी लवर्स है वो उस स्थान पर मिलने के लिए जाते थे। सी सेट डाउन टू वेट, अब वो सोफ़ी है वो वहाँ जा करके इंतजार करने के लिए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेसेस, ये
परफेक्ट प्लेस था, यानी बिल्कुल सही स्थान था, परफेक्ट था एकदम। सी हैड ऑलवेज थॉट सो, उसने हमेशा से ही ऐसा ही सोचा था। फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की एक मीटिंग के लिए, दिस काइंड, काइंड कहते हैं प्रकार को, फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की मीटिंग के लिए, यानी दो लवर्स के मिलने का जो मीटिंग होती है, स्थान होता है, उसके लिए ये जो स्थान था ये बिल्कुल परफेक्ट था। फॉर दोज, उन लोगों के लिए परफेक्ट स्थान था, हु विस्ड, जो इच्छा करते थे, नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड, कि उनको देखा ना जाए। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, कि उनको कोई देखे ना, एकांत में जो मिलना चाहते थे उनके लिए परफेक्ट स्थान था। सी न्यू, अब सोफी जानती थी, ही वुड अप्रूव, कि डैनी किसी भी स्थान को अप्रूव कर देगा, स्वीकृति दे देगा कि हाँ बिल्कुल ये अच्छा स्थान है, सही स्थान है। फॉर सम वाइल, थोड़े समय के लिए, वेटिंग, इंतजार करते करते, सी इमेजिन्ड हिज कमिंग, अब वो उसके आने की कल्पना करती है, मन ही मन के अंदर वो इमेजिन करती है कि वो आ रहा है, डैनी के सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल, अब इसने दूर नहर जो थी उसकी तरफ देखा। सीइंग हिम कम आउट, उसे बाहर आते हुए देखा। ऑफ द शैडो, छाया से, जो शैडो थी, छाया थी पेड़ों की, उससे बाहर आते हुए सोफी ने उसको देखा, डैनी केसी को। इमेजिनिंग, और कल्पना करते हुए, इमेजिनिंग हर ओन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं होने वाली, एक्साइटमेंट कहते हैं उत्तेजना को, और सोफी के अंदर जो होने वाली उत्तेजना थी उसकी भी इसने कल्पना करी। अब सोफी उस स्थान पर बैठे बैठे क्या कर रही है, देखिए, कल्पना कर रही है वहां पर बैठी। पहले तो इसने क्या किया, उसके आने की कल्पना करी, नहर की तरफ देख करके कि वो छाया से बाहर निकलते हुए आ रहा है इसकी तरफ, और फिर इसने कल्पना करी कि इसके अंदर जो उत्तेजना उसको देख करके हो रही है, यानी जैसे ये उसको देखती है तो एक्साइटमेंट किस तरीके से ये हो जाती है, ये कल्पना के अंदर सोच रही है। नॉट अनटिल सम टाइम हैड इलैप्स्ड, इलैप्स का अर्थ होता है बीत जाना, गुजर जाना, तो जब तक थोड़ा टाइम नहीं बीत गया, डिड सी बिगिन, तब तक उसने शुरू नहीं किया, बैलेंसिंग, संतुलन बनाना, अगेंस्ट दिस द आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, उसके नहीं आने का जो आइडिया था, उसके नहीं आने का जो विचार था, इसके बीच में उसने संतुलन बनाना शुरू नहीं किया था जब तक थोड़ा टाइम बीत नहीं गया। यानी थोड़े टाइम तो वहां बैठी रही, उसके बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि हो सकता है वो नहीं आएगा, तो थोड़े टाइम के बाद में इसने ऐसा सोचना शुरू करा। उसके बाद में आगे देखिए, वो सोचती है, हेयर आई सिट, यहाँ मैं बैठी हूँ। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा, सोफी ने अपने आप से मन ही मन में सोचा कि यहाँ मैं बैठी हूँ। विशिंग डैनी केसी वुड कम, और इच्छा कर रही हूँ कि डैनी केसी आएगा। विशिंग ही वुड कम, इच्छा कर रही हूँ कि वो आएगा। एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, सेंस का अर्थ होता है महसूस करना, और मैं समय बीत जाने को महसूस कर रही हूँ, यानी समय धीरे धीरे वो बीत रहा है, इसको मैं सेंस कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, पैंग्स कहते हैं कष्टों को, डाउट मतलब संदेह, और स्टीरिंग का अर्थ होता है विचलित होना, यानी हिलना या चलना, उसको बोलते हैं इनसाइड मी, और मेरे अंदर जो संदेह के कष्ट हैं उनको विचलित होते हुए, उनको उठते हुए मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। यानी अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हल्का डाउट आना शुरू हो गया है कि शायद वो नहीं आएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या सोच रही है, आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट, कि जो संदेह के कष्ट हैं, स्टेरिंग इनसाइड मी, वो मैं अपने अंदर उठते हुए महसूस करती हूँ। आई वॉच फॉर हिम, मैं उसे देखती हूँ। बट स्टिल, लेकिन अभी तक, देर इज नो साइन ऑफ हिम, उसका कोई संकेत नहीं है। आई रिमेंबर, मुझे याद है, जियोफ सेइंग, जियोफ ने कहा था, ही वुड नेवर कम, कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और किस तरीके से किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया था। व्हेन आई टोल्ड देम, जब मैंने उनको बताया था, यानी जब मैंने अपने परिवार वालों को या जियोफ को सबको बताया था, तो किसी ने भी मेरा बिलीव नहीं किया था, यकीन नहीं किया था। आई वंडर, अब मैं सोचती हूँ, वट विल आई डू, कि मैं क्या करूँगी। वट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उनको क्या बताऊँगी, यानी अपने माता पिता को, जियोफ को जाकर के क्या बताऊँगी। इफ़ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आता है, यदि डैनी केसी मुझसे मिलने के लिए अब नहीं आता है, तो मैं तो शर्मिंदा हो जाऊँगी इनके सामने, उनको जाकर के मैं अब क्या बताऊँगी। तो इस तरीके से थोड़ी परेशान हो रही है यहाँ पे। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, हाउ इट वाज, कि ये कैसे है, डैनी एंड मी, डैनी और मैं। लेकिन मन ही मन में ये भी सोच रही है कि डैनी और मुझे पता है कि बात एक्चुअली में क्या है। दैट्स द मेन थिंग, यही मुख्य बात है कि हम दोनों को पता है कि क्या परिस्थिति है, क्या बात है। हाउ कैन यू हेल्प,
वट पीपल चूज टू बिलीव, वट पीपल चूज टू बिलीव का मतलब है लोग किसका विश्वास करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन यू हेल्प वट पीपल चूज टू बिलीव, कि लोग किस बात का विश्वास करें किस बात का विश्वास ना करें, इसमें आपकी कोई चलती नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। बट ऑल द सेम, लेकिन इस सारे समय में यानी इसी टाइम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट कहते हैं दुखी, निराश, मैं निराश हो जाती हूँ। दिस नोइंग, ये जान करके, आई विल नेवर बी एबल टू शो देम, कि अब मैं उनको नहीं दिखा पाऊंगी, दे आर रॉन्ग, कि वे गलत थे, टू डाउट मी, मुझ पर डाउट करके, यानी अब मैं जियोफ को, अपने माता पिता को नहीं दिखा पाऊंगी, ये साबित नहीं कर पाऊंगी कि उन्होंने मुझ पर डाउट किया था और उन्होंने मुझ पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती करी थी, मैं बिल्कुल सही थी और वे गलत थे, अब इस बात को मैं दिखा नहीं पाऊंगी। सी वेटेड, वह इंतजार करती रही। मेजरिंग दिस वे, मेजर का मतलब माप तोल करना। दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, टेक प्लेस का मतलब होता है होना, चेंजेस मतलब परिवर्तन। तो इस तरीके से वो इंतजार करती रही और उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उनको माप तोल करती रही, उनको मेजर करती रही, तोलती रही। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, रेजिग्नेशन कहते हैं समर्पण को, समर्पण जो होता है यानी हार मान लेना, वॉज नो सडन थिंग, वो अचानक से होने वाली चीज नहीं होती है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अचानक से हार नहीं मानता है किसी भी काम से। नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं उदास हो जाती हूँ। सी थॉट, उसने सोचा, सोफी ने अब सोचा कि अब मैं उदास हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। एंड इट इज ए हार्ड बर्डन टू कैरी, और इस बोझ को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल है। दिस सैडनेस, इस उदासी को, यानी बोझ किसका था उसके ऊपर, उदासी का, सैडनेस का। और सैडनेस किस वजह से थी, डैनी केसी के नहीं आने से, कि अब ये जो उदासी का बोझ है इसको लेकर चलना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, कठिन है। सिटिंग हेयर वेटिंग, यहाँ बैठे बैठे इंतजार करना। एंड नोइंग, और ये जानते हुए, ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं भविष्य देख सकती हूँ, यानी अब फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, तो वो सब कुछ मैं अब दिमाग में सोच सकती हूँ। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन, और अब मुझे इस बर्डन के साथ रहना पड़ेगा, यानी अब जीवन भर मुझे इस बर्डन के साथ, इस उदासी के साथ रहना पड़ेगा कि डैनी केसी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। दे, वे लोग, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, विल डाउट मी, अब मेरे ऊपर डाउट करेंगे, एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वे हमेशा मुझ पर डाउट करते थे। यानी जो लोग हैं, जेंसी हैं, जियोफ हैं, इसके फादर हैं, बाकी के इसके फ्रेंड्स हैं, कि वे सब मेरे पर डाउट करेंगे जैसे वे हमेशा मेरे पर डाउट करते थे। बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड, होल्ड अप का मतलब होता है ऊपर पकड़ कर रखना, ऊपर रखना, मुझे अपना सिर है वो ऊपर रखना होगा। रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, ये याद रखते हुए कि ये कैसे था, यानी क्या बात थी एक्चुअली में, ये तो डैनी केसी को और मेरे को ही पता थी, तो ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे अपना सर झुकाना नहीं है, उनके सामने मेरे को डट कर खड़ा रहना होगा। ऑलरेडी आई एनविजीज द स्लो वॉक, एनविजीज का मतलब होता है कल्पना करना, तो ऑलरेडी पहले से ही आई एनविजीज, मैं कल्पना करती हूँ, द स्लो वॉक होम, कि मैं धीरे धीरे चलकर घर जाती हूँ। एंड जियोफ इज डिसअपॉइंटेड फेस, और जियोफ का निराश चेहरा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसे ये बताती हूँ, ही डिडंट कम दैट डैनी, वो डैनी केसी तो नहीं आया, तो भी ये कल्पना कर रही है कि मैं धीरे धीरे चल के घर जाती हूँ और जियोफ का डिसअपॉइंटेड जो चेहरा है वो मैं देखती हूँ, निराश हो जाता है जियोफ जब मैं उसे बताती हूँ ही डिडंट कम दैट डैनी, कि वो डैनी कैसी है, वो तो नहीं आया। एंड देन, और फिर ही विल फ्लाई आउट, वो तेजी से बाहर निकल जाता है। एंड स्लाम द डोर, और दरवाजे को जोर से मारता है। स्लाम का मतलब है दरवाजे को जोर से बंद करना, नाराज होकर के। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं कि ये कैसे था। आई शेल टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताती हूँ। डैनी एंड मी, डैनी और मैं, हम जानते हैं कि एक्चुअली में बात क्या थी। इट इज़ ए हार्ड थिंग, ये बहुत ही कठिन बात थी। दिस सैडनेस, ये जो उदासी थी ये बहुत ही हार्ड थी, बहुत ही कठिन थी, इस उदासी को सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सी क्लाइम द क्रम्बलिंग स्टेप्स, अब वो क्या करती है, क्रम्बलिंग कहते हैं जीर्ण शीर्ण, यानी टूटी हुई, स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को। अब वो जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ थी, टू द स्ट्रीट्स, उन पर चढ़ते हुए गली में आ जाती है। आउटसाइड द पब, और पब के बाहर। सी पास्ट हर फादर्स बाइसिकल, वो अपने पिताजी की बाइसिकल के पास से गुजरती है। प्रोप्ड अगेंस्ट द वॉल,
प्रोप का मतलब होता है सहारा दे करके खड़ा करना कोई चीज़ को, और वो जो साइकिल है वो दीवार का सहारा दे करके खड़ी की गई थी। इसके पिताजी की साइकिल थी। तो पब के बाहर इसके पिताजी की साइकिल के पास से ये गुजरती है। एंड वॉज ग्लैड, और बहुत ही खुश होती है। ही वुड नॉट बी देयर, पिताजी वहाँ नहीं होंगे। व्हेन शी गोट होम, जब वो घर जाएगी। तो किस बात से इसको खुशी होती है कि जब मैं घर जाऊंगी तो पिताजी घर पे नहीं होंगे, क्योंकि पिताजी कहाँ पे है, पिताजी तो पब में है, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए इसको खुशी हुई कि जब मैं घर जाऊंगी तो पिताजी घर पर नहीं होंगे, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, अब घर जाते जाते ये पीछे की बातें याद कर रही है, साथ में घर जा रही है चलते हुए, और डेनी केसी तो आया नहीं था। अब पीछे की बातें याद करते हुए दिमाग में सोचते हुए जा रही है, जो बातें अपने पहले पढ़ चुके हैं। एक्सक्यूज मी, माफ करिए, बट आरंट यू डेनी केसी, क्या आप डेनी केसी हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड, अब उस आर्केड से आते हुए, यानी ढके हुए मार्ग से, छायादार मार्ग से आते हुए घर की तरफ, सी पिक्चर्ड हिम अगेन, वो उसकी फिर से कल्पना करती है। आउटसाइड रोएस विंडो के बाहर, यानी दिमाग के अंदर फिर से वो बातें सोचते हुए घर की तरफ आ रही है। ही टर्न्स, फिर वो मुड़ता है। रेडनिंग स्लाइटली, हल्का सा लाल होते हुए। रेड का अर्थ होता है लाल होना, स्लाइटली का मतलब हल्का सा। यस दैट्स राइट, हाँ ये सही है। वो कहता है हाँ मैं डेनी केसी हूँ। आई वॉच यू एवरी वीक, तो सोफी कहती है मैं आपको हर हफ्ते देखती हूँ। विद माई डैड एंड माई ब्रदर्स, अपने पिताजी और अपने भाइयों के साथ। वी थिंक यू आर ग्रेट, हम सोचते हैं कि तुम महान हो। ओह वेल नाउ, अब दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है, डेनी केसी से कहता है। आई वंडर, मैं सोचती हूँ, वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे देंगे? His eyes are on the same level as your own, उसकी आंखें उसी लेवल पर है जिस लेवल पर आपकी आंखें हैं, यानी उसकी हाइट सोफी की हाइट की जितनी ही होती है। His nose is freckled, उसका जो नोज होता है वो फ्रेकल्ड यानी चकतेदार होता है। And turns upwards स्लाइटली, और हल्का सा ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। नाक है वो चकतेदार होता है, और टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, हल्का सा यानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मुड़ा होता है। एंड व्हेन ही स्माइल्स, और जब वो मुस्कुराता है, ही डज सो शाइली, तो वो बहुत ही शर्माते हुए मुस्कुराता है। एक्सपोजिंग, दिखाते हुए, टीथ, अपने दांत, विद गैप्स बिटवीन, जिनके बीच में गैप होता है, यानी दांतों के बीच में थोड़ी जगह होती है, उसके जो दांत है वो थोड़ी दूर दूर होते हैं, गैप्स होता है उनके बीच में। इसीलिए इसने पहले दांतों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया उसका नाक कैसा था और उसके दांत भी कैसे थे। तो दांतों के बीच में गैप होता है। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें हैं वो हरी होती है। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू, और जब वो सीधा आपको देखता है, दे सीम टू सिमर, तो उसकी आंखें हैं वो सिमर का अर्थ होता है झिलमिलाना, वो आंखें झिलमिलाती हुई प्रतीत आपको होती है। दे सीम जेंटल, उसकी आंखें हैं वो सुंदर दिखाई देती है। ऑलमोस्ट फ्रेड, और उनके अंदर डर होता है आंखों के अंदर। लाइक ए गजेल्स, जैसे गजल कहते हैं हिरन को, जैसे एक हिरन की आंखें होती है उनके अंदर भी डर होता है, तो उस तरह का डर उसकी आंखों में होता है। एंड यू लुक अवे, और आप दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हो। यू लेट हिज आईज रन ओवर यू ए लिटिल, आप उसकी आंखों को अपने ऊपर थोड़े टाइम के लिए दौड़ने देते हो, यानी आप चाहते हो कि वो आपको थोड़े टाइम के लिए देखता रहे। एंड देन यू कम बैक, और फिर आप वापिस आते हो, टू फाइंड देम, उसको देखने के लिए, यानी फिर आप उसके सामने वापिस देखते हो। स्लाइटली ब्रेथलेस, थोड़ा सा ब्रेथलेस मतलब अवाक, थोड़ा सा अवाक होकर के आप उसको फिर से देखते हो। यानी ये जो सारी बातें यहाँ पे बताई है, ये सोफी अपनी कल्पना में सोच रही है कि वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, तो इसने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद में इसने जब उसको देखा ब्रेथलेस होकर के, तो ये सारी जो बातें हैं ये पहले इसने सोची थी, कल्पना करी थी, वो यहाँ पे वापस से आपको बताई है। एंड ही सेज, और फिर वो आपको कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, मेरे पास एक पेन बिल्कुल भी नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट ईदर, आप महसूस करते हो कि आपके पास भी पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा। यू से, आप उससे कहते हो कि मेरे भाइयों को बहुत दुख होगा कि ऑटोग्राफ नहीं मिल पाया है इस बात का। एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद, यू वेट देयर अलोन, आप अकेले इंतजार करते हो। इन द आर्केड,
उस छायादार मार्ग में फॉर ए हो लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे समय तक आप उसका छायादार मार्ग में इंतजार करते हो। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, उस जगह पर खड़े खड़े जहाँ पर वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग, याद करते हुए। द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, सॉफ्ट मतलब मुलायम, मेलोडियस मतलब मधुर, उसकी मुलायम मधुर आवाज़ को याद करते हो। द सिमर ऑफ ग्रीन आइज, और उसकी जो हरी आंखें हैं उसकी झिलमिलाहट को आप याद करते हो। नो टॉलर देन यू, आपसे ज़्यादा लंबा नहीं। नो बोल्डर देन यू, आपसे ज़्यादा बहादुर नहीं। द प्रोडिजी, विलक्षण प्रतिभा। द इनोसेंट जीनियस, निर्दोष प्रतिभा। द ग्रेट डेनिकेसी, महान डेनिकेसी। तो याद करते हो कि जहाँ पर ये अभी वेट करके आई है वो बात बता रही है कि आप छायादार मार्ग में उसका वेट करते हो और वो वहाँ पर खड़ा है जहाँ पर आप वहाँ पर खड़े हो जहाँ पर वो खड़ा था। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर आवाज़ को याद करते हो, उसकी आंखों को देखते हो। आपसे ज़्यादा लंबा वो नहीं था, आपसे ज़्यादा बहादुर नहीं था। और प्रोडिजी यानी विलक्षण प्रतिभा, innocent genius, the great delicacy, and she saw it all again, और इन सब बातों को वो फिर से देखती है। लॉस्ट सैटरडे, पिछले शनिवार को। सो हिम घोस्ट पास्ट, घोस्ट पास्ट का मतलब होता है भूत की तरह गुजरना एकदम से। सो हिम घोस्ट पास्ट, उसे भूत की तरह एकदम से गुजरते हुए, तेजी से गुजरते हुए देखती है। द लंबरिंग डिफेंडर्स, लंबरिंग मतलब भारी भरकम, डिफेंडर्स कहते हैं रक्षक को। उन भारी भरकम रक्षकों के पास से वो बहुत तेजी से गुजरता है। हार्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ, और 50,000 लोग जो स्टेडियम में होते हैं, कैच देयर ब्रेथ, वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं। एज ही होवर्ड मोमेंट्रीली, जब वो होवर का मतलब होता है मंडराना, मोमेंट्रीली का अर्थ होता है पल भर के लिए। जब वो पल भर के लिए मंडराता है ओवर द बॉल, बॉल के ऊपर, यानी जो गोल किया था ना उसने, 2 गोल किए थे डेनिकेसी, सेकंड गोल किया था डेनिकेसी ने, उसके बारे में यहाँ पे दोबारा से वो याद कर रही है कि जब वो 2 डिफेंडर्स के पास से गुजरता है तेजी से, तो 50,000 लोग जो दर्शक होते हैं जो उस मैच को देख रहे होते हैं वो अपनी सांसों को रोक लेते हैं जब वो पल भर के लिए बॉल के ऊपर मंडराता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, एक्सप्लोजन कहते हैं विस्फोट को, और उसके बाद में एक साउंड का विस्फोट होता है, आवाज का विस्फोट होता है। एज ही स्टक इट क्रिस्पली, स्टक मतलब ठूंस देना, डाल देना। क्रिस्पली का मतलब फुर्ती से, इनटू द गोल, जब वो इस बॉल को फुर्ती से गोल के अंदर डाल देता है यानी गोल कर देता है, तो आवाज का विस्फोट होता है, पूरा स्टेडियम है वो गूंज पड़ता है। द सडन थंडरस, सडन मतलब अचानक, थंडरस कहते हैं गर्जना को, इरप्शन का मतलब होता है फूट पड़ना, और एक अचानक से गर्जना फूट पड़ती है। ऑफ एक्जल्डेंट अप्रोबेशन, एक्जल्डेंट कहते हैं विजयी, विजेता, अप्रोबेशन कहते हैं शाबाशी को। एक विजयी शाबाशी की गर्जना है वो फूट पड़ती है, एक विजेता की तरह शाबाशी की गर्जना पूरे स्टेडियम के अंदर फूट पड़ती है, यानी सभी लोग जो है वो इसको शाबाशी देते हैं और इसकी तारीफ करते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं। तो इन सभी बातों को याद करते हुए ये घर की तरफ आ जाती है। तो ये एक स्टोरी थी जो हमने पढ़ी है, गोइंग प्लेसेस, रिटन बाय A.R. बार्टन, जो केवल सोफी की कल्पना थी। ये ना तो डेनिकेसी से कभी मिली थी, हाँ एक बार ये इन पर्सन, एक पर्सन आपसे पूछा जाता है कि सोफी है वो इन पर्सन डेनिकेसी से कब मिली थी, यानी आमने सामने कब मिली थी। तो एक जगह थी जब ये सैटरडे को मैच देखने के लिए गई थी, तब बिल्कुल इसने अपनी आंखों से सामने देखा था उसको, वो रियल था। उसके अलावा जितना भी इस लेसन के अंदर डेनिकेसी के बारे में इसने बताया है वो सब काल्पनिक था, इसने बिल्कुल भी डेनिकेसी को नहीं देखा था। यहाँ पे स्टोरी के बारे में लिखा भी है, देखिए, द स्टोरी इज अबाउट अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, ये अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के बारे में कहानी है। एंड हाउ वन इंडल्जेस इन देम, और कोई व्यक्ति, कोई किशोर व्यक्ति उन सपनों के अंदर किस तरीके से अपने आप को खो देता है। नोइंग वेल दैट दे हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू, ये बात जानते हुए कि उन सपनों के सच होने की संभावना बहुत ही कम है। तो टीनेजर है वो उन सपनों में खोए रहते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि उनके सच होने की संभावना बहुत कम है, जैसे कि सोफी थी। द स्टोरी सीम्स टू सजेस्ट दैट, ये कहानी हमें ये सुझाव देती है, इट इज़ ए गुड टू ड्रीम, कि सपने देखना अच्छी बात है, बट वन शुड बी ग्राउंडेड इन रियलिटी, लेकिन किसी को भी अपनी जो वास्तविकता है उससे जुड़े रहना चाहिए, यानी वास्तविकता से परे जा करके सपने हमें नहीं देखने चाहिए, वास्तविकता से जुड़े रह करके सपने देखना अच्छी बात है। तो स्टूडेंट, ये था लेसन, आशा करता हूँ आपको हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।